नमस्कार, मैं ज्योति पांडे फिर से लेकर आ गई हूँ अपनी नई क्लास। इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेदांत दर्शन, जो कि बीए फर्स्ट ईयर की क्लास थी। अब हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर में जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में प्रमुख शिक्षण विधि क्या थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा में प्रमुख शिक्षण विधि, जिसमें ए स्वाध्याय विधि, बी प्रवचन विधि, सी वाद विवाद विधि, डी उपरोक्त सभी। तब ये वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षण विधि कैसी थी? सबसे ज्यादा किस पे जोर दिया जाता? तो वैदिक कालीन शिक्षा में प्रवचन विधि पर ज्यादा जोर दिया जाता था। इसमें राइट आंसर होगा प्रवचन विधि। अगला क्वेश्चन है, अब सभी प्रश्नों के कुछ व्याख्यात्मक रूप से इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट के द्वारा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? वैदिक कालीन शिक्षा उस समय कैसी थी, तब का जीवन दर्शन कैसा था? उसमें ए प्रकृतिवाद, बी व्यवहारवाद, सी समाजवाद, डी आदर्शवाद। वैदिक कालीन शिक्षा की जीवन दर्शन किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो आदर्शवादी जीवन दर्शन पर वैदिक शिक्षा आधारित थी, जिसमें नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए क्योंकि इसमें हम संस्कृति का संरक्षण करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक कालीन शिक्षा का संस्कार था? तो वैदिक कालीन शिक्षा में कौन से संस्कार होते थे? इसमें पहला है उप संपदा संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, उपरोक्त सभी। तो वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार कराए जाते थे, जिसमें कि उपनयन संस्कार जिसे यज्ञोपवीत संस्कार और तथा जनेऊ संस्कार भी कहते थे। इसमें क्या होता था कि जो बच्चा होता था उसको एक जनेऊधारी, मतलब जिसका पहले से हुआ रहता था, उस बच्चे को सबसे पहले बच्चे का मुंडन किया जाता था। उसके बाद फिर उसको साफ सुथरा वस्त्र पहनाया जाता था। फिर जो जनेऊधारी व्यक्ति होता था उसको फिर वो एक सूत का धागा ऐसे होता था, उसको फिर पहनाया जाता था। उसी को कहा जाता था यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार। अगला है, ब्रह्मचारी को गायत्री मंत्र सीखने के पश्चात क्या दिया जाता था? इसमें एक दंड, एक कमंडल, पीत वस्त्र, उपयुक्त सभी। तो ब्रह्मचारी जो होते थे उनको गायत्री मंत्र सीखने के बाद ये सभी दिया जाता था। दंड का मतलब ये मत समझ लीजिए कोई शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं, वो एक ऐसे आम भाषा में समझ लीजिए तो एक डंडा रहता था, एक कमंडल दिया जाता था, ठीक है, और वस्त्र भी दिया जाता था। इसमें राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ए वल्लभी विक्रमशिला, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी नदियां। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। वैदिक कालीन शिक्षा में ये तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रारंभिक केंद्र माना जाता था, जो कि ये बौद्ध में भी था। अगला क्वेश्चन है, चूड़ाकर्म संस्कार
कहां पर होता था? ठीक है, पहला है गुरुकुल में, घर में, जंगल में, उपरोक्त सभी जगहों पर। चूड़ा कर्म संस्कार घर में होता था, जो कि ये अन्नप्राशन संस्कार के बाद चूड़ा कर्म संस्कार होते थे। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा का माध्यम होता था। गुरुकुल में जो शिक्षा का माध्यम था वो किस भाषा में था? गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम किस भाषा में था? तो ए संस्कृत, बी ए हिंदी, बी संस्कृत, सी पाली, डी ब्रज। तो उस समय तो ऐसा कोई माध्यम था नहीं कि हम विभिन्न भाषाओं का अध्ययन, क्योंकि वेद पुराण जहां तक था ज्यादातर था तो संस्कृत में ही पाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य होता है, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा लेते थे उनका उद्देश्य क्या होता था? तो नंबर ए चहुमुखी विकास, बी मोक्ष की प्राप्ति, सी स्व को समझना, डी उपरोक्त सभी। वैदिक कालीन शिक्षा में तो ज्यादातर जो शिक्षित होते थे वो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक शिक्षा पर बल देते थे। तो उसमें कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसमें दिमाग मतलब लगाने की जरूरत है कि जिसमें स्वयं को समझ करके और अब से और तब की तुलना करके समझने की जरूरत है। तो इसमें राइट आंसर है बी, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा का आरंभ माना जाता है। तो ए उच्च शिक्षा का आरंभ माना जाता है, ए उच्च शिक्षा का, बी स्नातक शिक्षा का, सी गुरुकुल शिक्षा का, डी धार्मिक शिक्षा का। उच्च शिक्षा मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा कब माना जाता था? तो गुरुकुल की शिक्षा को उच्च शिक्षा कहा जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। वैदिक कालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दो वेदों के ज्ञाता को कहा जाता है, मतलब जो दो वेदों को पढ़ते थे जानते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? नंबर ए स्नातक, बी वसु, सी रुद्र, डी आदित्य। तो दो वेदों के ज्ञाता को वसु कहा जाता था। वसु हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल की आय का स्रोत होता था। तो इसमें चलिए देखते हैं कि गुरुकुल की आय का स्रोत क्या था। तो गुरुकुल की आय का स्रोत ए भिक्षा, बी राज्य अनुदान, सी साहूकारों का अनुदान, डी उपर्युक्त सभी। तो गुरुकुल शिक्षा में कुछ ऐसा, जैसे कि अभी प्रेजेंट का देखेंगे तो हम प्रवेश लेने से पूर्व किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी विद्यालय में, प्ले जैसे भी आप समझिए जो भी शिक्षाएं हैं सब में फीस निर्धारित थी, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा निःशुल्क शिक्षा मानी जाती थी, क्योंकि उसमें आपको जोर नहीं दिया जाता था, क्योंकि आप कुछ दे करके ही शिक्षा लें, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहता था। आपके पास जो भी रहता था, आप शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो भी आप दे देते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या था कि आप उसमें भिक्षाटन करके उसके बाद या फिर जो शिष्य अपने घर जाते थे, खेती वगैरह करते थे, तो वो सब भी समय समय पर उनको देते रहते थे। तो इसमें क्या है कि वैदिक कालीन शिक्षा की आय ये सभी है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का आय स्रोत भिक्षा भी है, राज्य का अनुदान भी है और साहूकारों का अनुदान। राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में दिनचर्या होती थी, मतलब वैदिक काल में दिनचर्या कैसी होती थी? ये नंबर ए नियमित, बी लचीली, डी कठोर, उपयुक्त सभी।
वैदिक काल की दिनचर्या बहुत ही कठोर होती थी, लचीली भी होती थी, नियमित भी होती थी, क्योंकि एक जो वैदिक काल की शिक्षा होती थी एक नियमबद्ध शिक्षा थी। उसमें जो शिष्य जाते थे शिक्षा लेने के लिए वो एक कठोर नियम का पालन करते थे। मतलब ये उनको प्रताड़ित नहीं, कठोर नियम का मतलब ये उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता था, लेकिन उनको एक नियमित बना दिया जाता था कि सुबह उठना है, पूजा पाठ करनी है, उसके बाद भिक्षाटन भी करना है। तो इसे राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा में मूल्यांकन होता वैदिक शिक्षा में मूल्यांकन होता है। वैदिक कालीन शिक्षा में मूल्यांकन कैसे होता था? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, उपर्युक्त सभी। वैदिक कालीन शिक्षा में मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता था, क्योंकि तब उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो जो भी होता था वो सारी चीजें मौखिक, जैसे वेद मंत्र का उच्चारण करना, तब लिखने की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो जैसे कि हम श्रवण करते थे, मनन करते थे, निध्यासन करते थे, उसी के अनुसार जब मूल्यांकन भी होता था तो वो मौखिक रूप से ही होता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा में घर से शिक्षा उद्देश्य होता था। मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा लेने से पूर्व, मतलब बालक को किस प्रकार का ज्ञान उसके पहले होता था, तब उसमें वो गुरुकुल में जाकर के प्रवेश लेता। तो वैदिक कालीन शिक्षा में ये इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा में बालक जब गुरुकुल में प्रवेश लेने से पूर्व किस प्रकार की शिक्षा लेता था, तब जाकर के उसको गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता। तो वैदिक कालीन शिक्षा में जैसे कि पहला है युद्ध कला का ज्ञान, बी मोक्ष की प्राप्ति, सी भाषा का ज्ञान, डी उपर्युक्त सभी। वैदिक कालीन शिक्षा में जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था उसके पहले ये भाषा का ज्ञान बहुत ही जरूरी होता है। राइट आंसर है, वैदिक शिक्षा में घर से शिक्षा उद्देश्य होता था। मतलब कि जब बालक शिक्षा लेने के लिए जाता था उसके पहले बालक को भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता, क्योंकि बिना शब्द भंडार के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास वहां पे आजकल के जमाने में इतना डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल देश हो गया है कि मतलब हम टेक्नोलॉजी से पढ़ सकते हैं। जो नहीं आ रहा है, हम घर से भी नहीं निकल रहे हैं, तब भी पढ़ सकते हैं। तब क्या था कि हम जो श्रवण करते थे, मनन करते थे, सोचते समझते थे, हमारी भाषाओं पर हम किस प्रकार से हमारी बोलने की कला, सुनने की कला, समझने की कला जो थी उस पर आधारित थी, न कि हमको जो भी मिस्टेक थी। अब क्या है, अब हम आपको एक बात बताते हैं। अब क्या है कि हम घर में बैठ करके किसी भी जो भी डाउट्स है हम उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन तब क्या था कि अगर हमारे अंदर वो कला नहीं है कि हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तब वो सब चीजें जो वो डाउट्स वो खत्म करने के लिए हमको सीधे फिर गुरु के पास ही जाना पड़ता था, न कि वो घर में। तो इसलिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता था? वेद, उपनिषद, लौकिक ज्ञान, उपर्युक्त सभी। वैदिक कालीन शिक्षा में वेदों की शिक्षा, उपनिषदों की शिक्षा, वेदांगों की शिक्षा, सभी शिक्षाएं दी जाती थी। तो राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का किन किन वैदिक शिक्षा किन किन वर्णों के लिए थी? वैदिक कालीन शिक्षा किन किन वर्णों के लिए थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी, नंबर ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी उपर्युक्त सभी। तो वैदिक कालीन शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके लिए थी। ऐसा नहीं था कि मतलब इसमें से किसी के लिए भी नहीं थी। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वैश्य वर्ग के छात्रों के लिए उपनयन संस्कार की आयु होती थी। वैश्य वर्ग के लिए उपनयन संस्कार की कौन सी आयु होती थी? तो
सबसे पहले ब्राह्मण का ब्राह्मण ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ग का ब्राह्मण वर्ग का 8 वर्ष, क्षत्रिय क्षत्रिय 10 वर्ष, क्षत्रिय वैश्य वैश्य 12 वर्ष में वैश्य वैश्य के छात्रों के लिए उपनयन संस्कार 12 वर्ष में होते थे। राइट आंसर है 12 वर्ष। मतलब वैश्य वर्ग के छात्रों के लिए उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? 12 वर्ष की आयु थी जिसमें वैश्य वर्ग का उपनयन संस्कार होता था। अगला क्वेश्चन है, पराविद्या का उद्देश्य क्या था? मतलब पहला ए धन उपार्जन, बी लौकिक ज्ञान, सी व्यवहारिक सामाजिक व्यवहार का ज्ञान, डी आध्यात्मिक विकास। पराविद्या एक होता है अपराविद्या और दूसरा होता है पराविद्या। ठीक है, तो पहला अपराविद्या, दूसरा पराविद्या। वैदिक कालीन शिक्षा में 2 प्रकार की विद्या होती थी, परा और अपरा। तो पराविद्या में आध्यात्मिक ज्ञान, अपराविद्या में भौतिक ज्ञान और पराविद्या में आध्यात्मिक ज्ञान। तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास। तो पराविद्या का उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा में आध्यात्मिक विकास था। आप वैदिक कालीन शिक्षा से कहीं भी, ये जितने सारे क्वेश्चन है कहीं से भी उठा करके अगर वैदिक कालीन शिक्षा से किसी टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट में भी, ये मैं कह रही हूँ कहीं से भी अगर क्वेश्चन आपको उठा के पूछ देता है तो इतने जितने भी क्वेश्चन है इससे अलग कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संस्था टोल में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षण संस्था में टोल में शिक्षा दी जाती थी। तो आपको पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में वेद पढ़ाए जाते थे, वेद संस्कृत में रहते थे। तो इसमें ए अंग्रेजी की, बी संस्कृत की, सी फारसी की, डी अरबी की। तो राइट आंसर है संस्कृत की, बी। मतलब शिक्षण संस्था में टोल में शिक्षा दी जाती थी, किसकी? संस्कृत की। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा की विशेषता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें ए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, बी बाह्य नियंत्रण से मुक्त, बाह्य नियंत्रण से मुक्त, सी निःशुल्क शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो वैदिक कालीन शिक्षा में उपयुक्त सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि व्यक्ति का उसमें सर्वांगीण विकास भी होता था, जिसमें नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार, व्यवहारिक, संस्कृति का संरक्षण तथा उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा में दी जाती थी, जिसकी ये सभी विशेषताएं थी। ए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, बी बाह्य नियंत्रण से मुक्त, सी निःशुल्क शिक्षा,
डी उपयुक्त सभी। तो वैदिक शिक्षा की विशेषता है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में विद्यापीठ में किसकी शिक्षा दी जाती थी? मतलब वैदिक कालीन में किसकी शिक्षा दी जाती थी? विद्यापीठ गुरुकुल में मतलब किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो ए है धर्म की शिक्षा, बी दर्शन की शिक्षा, बी सी व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की शिक्षा, डी पुराणों की शिक्षा। तो वैदिक कालीन विद्यापीठ में वैदिक कालीन शिक्षा वैदिक कालीन विद्यापीठ में व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में ये जो वैदिक कालीन शिक्षा में सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उसमें वेद पुराण शास्त्र सभी प्रकार की शिक्षा उसमें दी जाती थी। अगला है, वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। ए वेद मंत्र पढ़कर सीखे जाते थे, बी वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे, सी वेद मंत्र लिखकर सीखे जाते थे, डी उपयुक्त कोई नहीं। मतलब इसको ध्यान से पढ़ना है। मतलब वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति अर्थ को समझने की, श्रुति मीन्स सुनना होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से, मतलब वेद उस समय तो जैसे कि हमने बताया कि उस समय कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, वो गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, तो उस प्रकार से चिंतन मनन करते थे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे, न कि लिख करके। लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो राइट आंसर होगा वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्या आरंभ के लिए उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था? तो विद्या आरंभ के पूर्व उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध काल में, बी वैदिक काल में, सी ब्राह्मण काल में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्या आरंभ से पूर्व, जैसा कि अगले क्वेश्चन में हमने बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होते थे, तो उसी में विद्या आरंभ से पूर्व वैदिक काल में। अगला इसका राइट आंसर है कि विद्या आरंभ के लिए उपनयन संस्कार किस काल में होते थे? तो उपनयन संस्कार वैदिक काल में होते थे। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करना था। यह कथन किसका है? तो शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करना था। मतलब ये कथन किस शिक्षा शास्त्री का था? तो ऑप्शन नंबर ए एस अल्तेकर, बी आर के मुखर्जी, सी वेदव्यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आर के मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास, ऑप्शन नंबर बी चरित्र निर्माण, ऑप्शन नंबर सी जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तब कि वैदिक कालीन में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का भी विकास करना था, चरित्र का निर्माण का भी विकास करना था, जीविकोपार्जन का भी था। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस पे आधारित थी? मतलब वैदिक कालीन शिक्षा किस पे आधारित थी? मतलब उनको वैदिक कालीन शिक्षा
किस पे आधारित थी, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा कौन देता था, मतलब इस प्रश्न का सार यही है कि वैदिक कालीन शिक्षा कौन देता था। ऑप्शन नंबर ए गुरु, ऑप्शन नंबर बी शिष्य, ऑप्शन नंबर सी वैदिक मंत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक कालीन शिक्षा गुरु पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल कब से कब तक का माना जाता है, तो वैदिक काल का सन कब से कब तक माना जाता है। तो वैदिक कालीन का सन है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की सीमा में शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे। यह किसने कहा था। तब वैदिक कालीन में हिंदू धर्म की शिक्षा में शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी, ये सही है। और प्रत्येक गुरु के अपने शिष्य होते थे, यह कथन किसका है। ए मिर्डेल, बी वेद मंत्र, सी अल्तेकर, डी एफ ई के। राइट आंसर है अल्तेकर। वेदांग की संख्या कितनी होती है। ए 4, बी 6, सी 18, डी 108। तो राइट आंसर है सी, वेदांकों की संख्या 6 होती है। इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। 4 वेद होते हैं, 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, 108 उपनिषद। उपनिषद की संख्या 118, पुराण की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 और वेद की संख्या 4। इसमें राइट आंसर है वेदांग की संख्या 6। अगला क्वेश्चन है, परिव्राजक है। ऑप्शन नंबर ए भ्रमण करने वाले, बी आर्य उपदेश देने वाले, सी उपर्युक्त दोनों, डी पढ़ाने वाले शिक्षक। तो परिव्राजक इसमें से भ्रमण करने वाले भी होते हैं, आचार्य उपदेश देने वाले, मतलब दोनों होते हैं। परिव्राजक ये बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं हैं, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। देखते हैं। ए निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा, बी सही समय पर शिक्षा का आरंभ, सी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, डी उपर्युक्त सभी। तो वैदिक कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी, ये सभी थी। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र है, मतलब वैदिक कालीन शिक्षा के कौन कौन से केंद्र थे। ए तक्षशिला प्रयाग, बी मिथिला काशी, सी कैकेय कांची, डी उपर्युक्त सभी। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र ये सभी थे। तक्षशिला भी था, प्रयाग भी था, मिथिला काशी भी था, कैकेय कांची भी था। तो ये सभी राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित उत्तर प्रदेश में प्रथम कन्या गुरुकुल स्थापित है, मतलब कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में प्रथम कन्या गुरुकुल स्थापित है
कहाँ पे? देखते हैं, ए गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, बी गुरुकुल कांगड़ी देहरादून में, सी गुरुकुल गुरुकुल वृंदावन में, डी आर्य कन्या गुरुकुल कानपुर में। तो राइट आंसर है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में। लेकिन सर्वप्रथम अभिजात कन्या का जो ये कांगड़ी स्कूल था वो देहरादून में था। उसके बाद फिर दूसरा ये जो बना वो उत्तर प्रदेश में बना, लेकिन प्रथम जो कांगड़ी कन्या गुरुकुल था वो देहरादून में था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संस्कृति की परंपरागत और प्रबल विशेषता है? भारतीय संस्कृति की परंपरागत और प्रबल विशेषता क्या है? देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए अलगाव और अस्वीकृति, बी सादगी और पारलौकिकता, सी सादा जीवन और उच्च विचार, डी सहिष्णुता और ग्रहणशीलता। तो भारतीय संस्कृति की परंपरागत और प्रबल विशेषता है कि सादा जीवन, उच्च विचार। ये कहीं ना कहीं हम स्वयं भी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं कि कभी कभी हम ये देखते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसे समझिए कि कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो कोई कहे अरे तुम ऐसे लग रहे हो, तुम वैसे लग रहे हो, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम जैसे हैं ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार। कहीं ना कहीं ये सब हम जो भारतीय संस्कृति कर रही वही नारा हम सभी लोगों का है। अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार किसका किया जाता था? उपनयन संस्कार किसका किया जाता था? तो ए ब्राह्मणों का, बी क्षत्रियों का, सी वैश्यों का, उपरोक्त सभी। उपनयन संस्कार सबका किया जाता था। इसके पहले हमने बताया कि ब्राह्मणों का 8 वर्ष में, क्षत्रियों का 10 या 11 वर्ष में, वैश्य का 12 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का क्या स्वरूप था, उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए व्यवसायिक, बी नैतिक, सी आध्यात्मिक, डी चारित्रिक। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था आध्यात्मिक, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा आध्यात्मिकता की शिक्षा वैदिक कालीन में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के गुण। तो वैदिक कालीन शिक्षा के क्या गुण थे, चलिए देखते हैं। ए निःशुल्क शिक्षा, बी व्यापक अर्थ शिक्षा, सी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, डी उपर्युक्त सभी। तो वैदिक कालीन शिक्षा के ये सभी गुण थे। वैदिक कालीन शिक्षा निःशुल्क थी, व्यापक थी और व्यक्ति का उसमें सर्वांगीण विकास होता था। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, उपसंपदा संस्कार संबंधित है। तो उपसंपदा संस्कार किस धर्म से संबंधित है? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए वैदिक शिक्षा से, बी बौद्ध शिक्षा से, सी मुस्लिम शिक्षा से, डी ब्रिटिश शिक्षा से। उपसंपदा संस्कार वैदिक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक शिक्षा के प्रमुख अंग थे। वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख अंग कौन कौन से थे? देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए वेद, बी पुराण, सी उपनिषद, डी उपर्युक्त सभी। तो वैदिक कालीन शिक्षा में वेदों की भी शिक्षा दी जाती थी, पुराण की भी शिक्षा दी जाती थी, उपनिषद की भी शिक्षा दी जाती थी। तो हमारा राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंपराओं में परिवर्तन कहलाता है। तो परंपराओं में परिवर्तन क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन नंबर सी
अभौतिक परिवर्तन, डी क्षैतिज परिवर्तन। तो परंपराओं में परिवर्तन कहलाता है अभौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, घटिका किस युग की शिक्षण संस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध काल, ऑप्शन नंबर सी मिशनरी काल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घटिका वैदिक युग की संस्था है। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल काल में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग किया जाता था? मतलब वैदिक काल में कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग किया जाता? तो वैदिक काल में चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान, ऑप्शन नंबर बी चर्चा, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग कार्य, ऑप्शन नंबर डी सस्वर पाठ। तो इसमें देखने की जरूरत ये है कि पूछा है कि सबसे कम, इसमें सब वैदिक काल में सबसे कम उपागम का प्रयोग किसका किया जाता था? तो वैदिक काल में आपको जैसा कि पता है व्याख्यान भी किया जाता था, चर्चा भी किया जाता था, सस्वर पाठ क्योंकि वेद मंत्र होते थे तो उनको पढ़ना, बोलना, सुनना, चिंतन करना, मनन करना सब रहता था, लेकिन प्रयोग कार्य उसमें कम किए जाते थे। तो राइट आंसर है प्रयोग कार्य। तब ये पूछा है गुरुकुल काल में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग किया जाता था? तो सबसे कम की बात किया है तो प्रयोग कार्य सबसे कम किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक शिक्षा की विशिष्टता नहीं है? तब पूछा है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व का विकास, बी ज्ञान एवं अनुभव, सी संस्कृति का संरक्षण, डी प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। तो पूछा है नहीं है। तो व्यक्तित्व का विकास, वैदिक कालीन शिक्षा में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता था क्योंकि उस पर बल दिया जाता था, और फिर ज्ञान एवं अनुभव का भी, और संस्कृति का संरक्षण भी, उसमें धर्म प्रधान शिक्षा थी तो संस्कृति के संरक्षण की भी शिक्षा दी जाती थी। तो जिसमें प्रकृति के अनुसार बालक का विकास ये नहीं था, इसकी विशिष्टता ये नहीं थी। तो राइट आंसर है प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका है। संस्कृति के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका क्या है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण, बी संरक्षण, सी उन्नयन, डी संरक्षण और उन्नयन दोनों। तो संस्कृति के संदर्भ में संरक्षण और उन्नयन दोनों। राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा थी? वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा थी? ऑप्शन नंबर ए कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी अर्थ प्रधान, सी धर्म प्रधान, डी ज्ञान प्रधान। मतलब वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा धर्म प्रधान की शिक्षा थी जिसमें संस्कृति का संरक्षण करना तथा उन्नयन करना इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा के निर्माता कौन थे? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्य, बी केई, सी अल्तेकर, डी इनमें से कोई नहीं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुरुकुल पद्धति में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियां थी। तो प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियां कौन सी थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा में देखते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो वैदिक कालीन शिक्षा में
जैसे कि हमने बताया कि ये सब थी, उसमें कोई स्पेशल व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा में चिंतन, मनन, निध्यासन सभी प्रकार की शिक्षण विधियां थी। तो राइट आंसर होगा ए, और मतलब तीनों होंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा में शिक्षण की विधि क्या थी? मतलब बौद्ध शिक्षा में शिक्षण विधि क्या थी, उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि, बी वाद विवाद विधि, सी परिचर्चा विधि, डी उपर्युक्त सभी। तो बौद्ध कालीन में शिक्षण विधि थी परिचर्चा विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसंपदा संस्कार संबंधित है। उपसंपदा संस्कार संबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए जैन शिक्षा से, बी वैदिक शिक्षा, सी बौद्ध शिक्षा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपसंपदा संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, मठ एवं विहार क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए जैन शिक्षा के केंद्र, बी बौद्ध शिक्षा के केंद्र, सी आधुनिक स्कूल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मठ यह एक अधिशासी संस्था थी। इसमें जो था सामाजिक धार्मिक कार्यों के स्थान थे। मठ जो थे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के स्थान थे। इसमें आध्यात्मिक ये गुरुकुल और शिक्षण संस्थान भी शामिल हो सकते थे। मतलब ये है कि ये इसमें जो मठ था इसमें आध्यात्मिक गुरु और विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानें भी सम्मिलित थी। और विहार में क्या था, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षण संस्थान का केंद्र था। इसमें सारे जो बौद्ध भिक्षु थे वो सब निवास करते थे। किसमें? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, प्रवज्जा संस्कार किस धर्म से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, प्रवज्जा संस्कार किस धर्म से संबंधित जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर बी इस्लाम धर्म से, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। तो प्रवज्जा संस्कार हिंदू धर्म से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। समावर्तन संस्कार का आयोजन कहाँ होता था? तो देख लेते हैं पहले। ए गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व, बी गुरुकुल में प्रवेश के 6वें वर्ष में, सी गुरुकुल में शिक्षा की समाप्ति पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व। समावर्तन, इसमें दो शब्द छिपा हुआ है, पहला समा और दूसरा वर्तन। मतलब किसी भी चीज में समा जाना मतलब जाना। तो ये जो समावर्तन संस्कार होते थे ये गुरुकुल में प्रवेश के पूर्व मतलब पहले होते थे समावर्तन संस्कार। उसके पहले ये होता था जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेने से पूर्व इस संस्कार को कराया जाता था। अगला राइट आंसर है गुरुकुल में प्रवेश से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग ऑप्शन नंबर ए निर्वाण प्राप्ति का तरीका,
ऑप्शन नंबर बी बनारस जाने का मार्ग, ऑप्शन नंबर सी पूजा पद्धति, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो अष्टांगिक मार्ग है, ये अष्टांगिक मार्ग ये गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध का है। इन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको, जिनको उपदेश देते थे, ये उनके लिए बनाया था अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग जो होता है वो निर्वाण प्राप्ति का एक तरीका है। देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक क्रिया, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक समाप्ति। मतलब कि सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, मतलब कि शिक्षण संस्थान में सही दृष्टिकोण बना करके शिक्षा ग्रहण करना। सम्यक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय करना कि हाँ हमें अब ये अच्छे से शिक्षण ग्रहण करना है। अगला है सम्यक वाक्य, मतलब कि सही भाषा का प्रयोग करना। सम्यक क्रिया, सही क्रियाएं करना। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन करना। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास करना। सम्यक समाधि, सही ध्यान की प्राप्ति करना। सम्यक समाधि, सही स्मृति करना। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बनारस, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो ये नेपाल में है। वर्तमान में ये पर्यटक स्थल बन चुका है। अगला क्वेश्चन है समावर्तन संस्कार संबंधित है। तो समावर्तन, इसके पहले क्वेश्चन देखा था कि समावर्तन संस्कार कब किए जाते थे। तो ये क्वेश्चन है समावर्तन संस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विवाह से, बी कृषि से, सी शिक्षा के प्रारंभ से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। समावर्तन संस्कार शिक्षा के प्रारंभ से संबंधित था। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का सत्र कब से प्रारंभ होता था? तो वैदिक काल में शिक्षा का सत्र कब से प्रारंभ होता था? ऑप्शन नंबर ए चैत्र पूर्णिमा, बी कार्तिक पूर्णिमा, सी श्रावण पूर्णिमा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा, जिसमें कि वैदिक काल में शिक्षा के सत्र का शुरुआत होता था और इसमें शिक्षा देने के लिए अनुकूल और तथा शुभ मुहूर्त माना जाता था। वैदिक काल में शिक्षा देने के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता था, जिसमें हिंदू का पंचांग भी इसी समय से ही शुरुआत होता है, किसमें चैत्र पूर्णिमा से नए पंचांग की शुरुआत होती है, जिसको विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नैतिक चरित्र का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तित्व का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना, ऑप्शन नंबर डी सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। मतलब कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना इसका ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन उस वैदिक कालीन शिक्षा में नैतिक चारित्रिक का निर्माण करना, ये वैदिक कालीन शिक्षा में ये सभी थे, जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता था। सही है।
संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार भी करना होता था। तो राइट आंसर इसमें है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। ये वैदिक कालीन शिक्षा में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा के माध्यम मतलब एक दूसरे से वाद विवाद संवाद करने का शिक्षा का वो भाषा कौन सा था वैदिक कालीन शिक्षा में? ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी पाली। तो वैदिक कालीन तो वेदों जिसे इसके पहले हमने बताया तो भाषा का वैदिक कालीन में भाषा का माध्यम था ये संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मतलब वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व का विकास करना, बी नैतिक चरित्र का निर्माण करना, सी पर्यावरण संरक्षण, डी उपर्युक्त सभी। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा में ये सभी उद्देश्य थे। तो व्यक्तित्व का विकास करना भी, नैतिक चरित्र का निर्माण करना भी, पर्यावरण का संरक्षण करना भी। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? मतलब 4 वेद हैं। इसके पहले हमने बताया 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, 108 उपनिषद। तो 4 वेद जो हैं उसमें ये पूछा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अब आप लोग के लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ते हैं कि आप लोग बताएंगे कि 4 वेदों की 4 वेद जो हैं उनका नाम और 6 वेदांग के नाम। जो 6 वेदांग हैं उनके नाम आप लोग बताएंगे। जो 6 वेदांग हैं उनके नाम, वेद के नाम। 18 जो पुराण हैं, जो 18 पुराण हैं उनके नाम बताएंगे। और 108 में से आप 10 उपनिषद के नाम बताएंगे। ये आपके लिए है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद के नाम आप लोग बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।